बच्चा लोग। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आय व्यय खाते का फॉर्मेट पढ़ना है। ठीक है, आय व्यय खाते के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, अब हमें फॉर्मेट पढ़ना है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो अपन को ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या बना रहे हैं, आय व्यय खाता बना रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये। फिर अपन ने यहाँ पे लास्ट में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब कि किस ईयर के अंत का, किस वर्ष के अंत का हम ये खाता बना रहे हैं। तो ये हो सकता है 2020-21 हो। अब ये 20-21 क्यों लिखते हैं ये तो पता है ना आपको। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में वर्ष चालू होता है, तो 2020 था और जब मार्च आया तो 2021 हो गया, तो 2020-21 के अंत का हम ये बना रहे हैं। अब देखिए, अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही है जैसे अपन ने पढ़े थे कि अकाउंट ऐसे होते भाई, टी फॉर्मेट में। ठीक है, लेफ्ट की तरफ डेबिट पक्ष होता है, राइट की तरफ क्रेडिट पक्ष होता है, और एक्सपेंडिचर होते हैं डेबिट की तरफ और इनकम्स लिखी जाती हैं क्रेडिट की तरफ। ऐसे ही सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे हम, उसमें भी खर्चे पूरे डेबिट की तरफ और इनकम पूरी क्रेडिट की तरफ हम लिखते थे। अब इसकी शुरुआत किसी भी बैलेंस से नहीं होती है। हमने प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ा था, तो उसकी शुरुआत जो है वो रोकड़ और बैंक के शेष से हो रही थी, प्रारंभिक शेष से। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप के शेष से प्रारंभ नहीं होता है। और जो लाभानी खाता था उसमें भी हम क्रेडिट की तरफ ग्रॉस प्रॉफिट लिख के शुरुआत करते थे उसकी, लेकिन उसके ऊपर होता था व्यापार खाता, वहाँ से प्रॉफिट होता हुआ आता था और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे वो लिखते थे अपन, है ना। लेकिन यहाँ इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, तो ये खाता स्टार्ट करने के लिए कोई विशेष नहीं होता यहाँ पर। ठीक है ना, जो मद अपन को मिलती है उसको उठाएंगे सीधे और यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे कि हमने सबसे ऊपर एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करें, हम क्या लिखा हुआ है, वेतन और मजदूरी। अब हमने जो भी वेतन और मजदूरी पेमेंट करी है, कैश में दी है, ठीक है, या बैंक के थ्रू दी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, प्राप्ति भुगतान खाते से मिल जाएगी कि भैया टोटल इतनी हमने मजदूरी या फिर वेतन दिया है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना। लेकिन हमें केवल पेमेंट की हुई मजदूरी या वेतन यहाँ नहीं लिखना है, हमें इस वर्ष के खर्चे कितने हुए, सैलरी या मजदूरी, वेतन या मजदूरी देने के लिए वो लिखने हैं। अब जैसे हमने चंदे का कैलकुलेशन किया था कि उसमें हमने कुछ अदत्त चीज़ें जोड़ी भी थी और कुछ चीज़ें पूर्वदत्त वाली अग्रिम वाली घटाई भी थी, वैसे ही सेम टू सेम उसी चंदे के फॉर्मेट के जैसा ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमने कैश में पेमेंट किया वो लिखा हमने सबसे पहले। अगर इस वर्ष के कुछ अंत में कुछ अदत्त रह गया है, देना बाकी रह गया है पैसा, देखिए खर्चा तो है, कुछ पैसा अगर देना बाकी रह गया है तो हमें उसको यहाँ पर ऐड करना होगा। अगर वर्ष के प्रारंभ में कुछ अदत्त था, मतलब कि पिछले वर्ष के अंत और इस वर्ष के प्रारंभ एक ही बात है, पिछले वर्ष का अंत और इस वर्ष का प्रारंभ में कुछ अदत्त बाकी रह गया था, तो वो हमारा खर्चा नहीं है, वो पिछले वर्ष का खर्चा है, वो हमारा इस वर्ष का खर्चा नहीं है, वो पिछले वर्ष का खर्चा था, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले साल जो बाकी रह गई थी देने से मजदूरी या वेतन, वो हमने इस साल पेमेंट कर दी हो, तो यहाँ पर ये जो प्राप्ति भुगतान खाते से हमने भुगतान उठाया है इसमें वो ऐड हो, तो उसको हम यहाँ से लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। फिर आगे क्या है, वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम। तो क्या है ये अग्रिम, पिछले वर्ष का अग्रिम। हमने पिछले वर्ष जो एडवांस दिया था, तो एडवांस हम नेक्स्ट ईयर के लिए ही तो देते हैं, है ना, आने वाले साल के लिए, आने वाले समय के लिए तो हम एडवांस देते हैं ना। तो पिछले वर्ष के अंत में या इस वर्ष के शुरुआत में जो हमने एडवांस दिया था वो इसी वर्ष के लिए था, मतलब कि वो इसी वर्ष का खर्चा है हमारा, तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर वर्ष के अंत में अग्रिम, वर्ष के अंत में मतलब इसी चालू वर्ष के अंत में अग्रिम। अब इसी वर्ष के लास्ट में हमने जो एडवांस दिया है वो आने वाले वर्ष के लिए है, मतलब आने वाले वर्ष का खर्चा है, ना कि चालू वर्ष का, तो इसे हमें इस अमाउंट में से हटाना पड़ेगा, तो हमने माइनस कर दिया।
इस तरीके से कैलकुलेट करके फाइनली जो इस वर्ष का हमारा जो वेतन और मजदूरी का खर्चा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन करेंगे अभी अपन तो और भी क्लियर हो जाएगी ये बात। फिर अगर बीमा, हमने बीमा का पेमेंट दिया, ठीक है, तो पिछले वर्ष का पूर्वदत्त हमें जोड़ देना है। मतलब क्या हुआ, पिछले वर्ष में जो एडवांस दिया वो हमने इसी वर्ष के लिए ही दिया था, मतलब वो खर्चा इसी वर्ष का था, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। चालू वर्ष में जो एडवांस दिया, ठीक है, बीमा तो एडवांस में ही होता है भाई, तो इस वर्ष में जो हमने एडवांस दिया है बीमा कंपनी वालों को पैसा, वो नेक्स्ट ईयर में उसका हम लाभ उठाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा कहलाएगा वो। तो इस वर्ष का खर्चा वो है नहीं, पेमेंट तो कर दिया लेकिन इस वर्ष का खर्चा है नहीं, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। और जितने भी आपके नोट्स में फॉर्मेट को देखिए, जितने भी आपको सभी आयगत व्यय दिखेंगे वो सभी अपन को डेबिट कर देना है। कौन कौन से हैं, जैसे सामान्य व्यय हैं, ठीक है, मरम्मत या नवीनीकरण के व्यय हैं, विविध खर्चे हैं, किराया, कर, दर, बिजली व्यय, छपाई, टेलीफोन, स्टेशनरी, ठीक है, समाचार पत्रों का क्रय, कार्यालय के खर्चे, और हाँ, स्थायी संपत्ति को बेचने से जो हानि हुई, केवल हानि का अमाउंट वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपन ने क्या कर लिए, खर्चे लिख लिए। फिर ह्रास, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो संपत्तियां हैं उस पर ह्रास भी लगेगा, तो ह्रास अगर बिल्डिंग पे लगा तो बिल्डिंग का ह्रास लिखो, मशीनरी पर लगा तो मशीनरी का ह्रास लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ह्रास लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्नीचर पर ह्रास है तो वो लिख सकते हैं अपन। अब हम देखें इनकम की तरफ। इनकम की तरफ सबसे पहले क्या दिख रहा है अपन को, चंदा, ठीक है। चंदे का कैलकुलेशन हम चंदा खाता बना के पहले ही कर चुके होंगे, या फिर क्वेश्चन में आता है तो अलग से उसको कर लेना है। फिर जो फाइनल अमाउंट निकलता है वो हमें आय व्यय खाते में इस तरफ लिख देना है, क्योंकि जब मैंने चंदे का अकाउंट पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें जो फाइनल अमाउंट निकला था कि इस वर्ष का चंदा की इनकम जो है वो हमें आय व्यय खाते में लेके जानी है। तो ये वही है जो हमने फाइनली कैलकुलेट कर ली थी चंदा खाता बनाकर, ठीक है। फिर हमारी प्रवेश शुल्क, ये भी अपनी आगमगत प्राप्ति थी। हमने जो भी टर्म्स पढ़े थे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था हमने कि वो बैलेंस शीट में जाने वाले हैं या फिर आय व्यय खाते में आने वाले हैं। उन्हीं टर्म्स में से एक है ये प्रवेश शुल्क, ठीक है ना, तो अपन ने ये आय व्यय खाते में लिख दी। सामान्य दान, ये भी आय व्यय खाते में आना था, इसके बारे में पढ़ा था अपन ने डिटेल में। फिर विनियोग पर ब्याज, विनियोग मतलब क्या, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी बैंक में एफडी बनाई है या फिर किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, तो अगर हमें कुछ ब्याज मिल रहा है वहाँ से तो वो इनकम हमारी है, वो हम लिख देंगे। लेकिन साथ में इसमें हमें जोड़ना है अर्जित ब्याज। अब अर्जित ब्याज क्या होता है, हमने कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं। बैंक में एफडी बनी हुई है 5 लाख रुपए की, हमने साल भर उसको जमा करके रखा था, लेकिन बैंक ने अभी ब्याज का पैसा हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया, डाला नहीं है। वो 5 लाख के 5 लाख ही दिखाई दे रहे हैं अपन को, ठीक है, लेकिन साल भर का हमने 10% के हिसाब से ब्याज कमा लिया है। तो ये हमारी कमाई इसी वर्ष की है, नहीं मिली अभी तक, तो क्या हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो अर्जित ब्याज लिखा हुआ है यहाँ पर हमें जो ब्याज मिलने से भी बाकी रह गया, इनकम तो है लेकिन बाकी रह गया, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो ब्याज मिल चुका है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो ब्याज मिलना बाकी रह गया है उसको हम अर्जित ब्याज करके यहाँ पर लिख देंगे और टोटल बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। किराया, अगर हमने बिल्डिंग को किराए से दिया है तो वहाँ, या फिर लॉकर का किराया भी होता है, कोई लॉकर सुविधा है मेंबर्स के लिए और उनसे अपन को किराया मिल रहा है तो वो हम इनकम की तरफ लिख देंगे। और जितनी भी आपको आयगत आय नज़र आती हैं, ठीक है, दिखाई देंगी, वो सभी आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फाइनल स्टेज पे क्या होगा कि हम मैच करेंगे इन दोनों को, ठीक है, टोटल लगाएंगे एक्सपेंसेस का और इनकम्स का। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो ये जो क्रेडिट वाला बैलेंस होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आधिक्य बोलेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे प्रॉफिट निकलता था उसी तरीके से ये आधिक्य निकला हुआ है, बस फ़र्क इतना है, उसे प्रॉफिट बोलते थे, इसे हम क्या बोलते हैं, आधिक्य बोलते हैं। फिर टोटल लगाने के बाद
ऐसा हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा निकले और इनकम जो है वो कम है, मतलब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है। तो ये डेबिट बैलेंस हम क्या करेंगे, सामने लिख देंगे यहाँ पर। इसे हम क्या बोलेंगे, कमी या घाटा, ठीक है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बोलते थे, ठीक है। और ये अकाउंट का टोटल इक्वल यहाँ पर अपन करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हमें इसके बाद करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अब आय व्यय खाते का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रजिस्टर पे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा आलस आएगा क्वेश्चन को लिखने में, पर आलस को गोली मारो और क्वेश्चन लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। चलिए देखें, क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। रानू क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते के 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मेट के हिसाब से कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है यहाँ पर, रानू क्लब, तो मैंने लिख लिया रानू क्लब, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है रानू क्लब का क्या बना रहे हैं अपन, आय व्यय खाता बना रहे हैं। और यहाँ पर लिखते हैं वर्ष क्या है इसमें, 2016, वर्ष 2016 के अंत पर, ठीक है, वर्ष 2016 के अंत पर। तो वर्ष 2016 के एंड में हम ये खाता बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट की शुरुआत होती है, तो अपन ने ये अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखे क्या, आय, और यहाँ पर हम लिख दिए व्यय। ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है। आगे हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते से और कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं, ठीक है, मतलब अन्य इन्फॉर्मेशन दी होती है, उससे अपन को आय व्यय खाता तैयार करना होता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है। प्राप्ति की तरफ लिखा है रोकड़ शेष, चंदे, प्रवेश शुल्क, विनियोग पर ब्याज और विविध प्राप्तियाँ। भुगतान की तरफ लिखे हैं सामान्य व्यय, वेतन, फर्नीचर, किराया, विनियोग, रोकड़ शेष। अब सबसे खास बात यह है कि हमें समायोजनों को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो मदें प्राप्ति भुगतान खाते में दी हुई हैं, इन्हीं मदों में से कुछ मदों में समायोजन हो सकता है और वो लिखते समय हमें समायोजनों का ध्यान देना है। क्या है, फर्स्ट पॉइंट, वार्षिक चंदे के 150 बकाया हैं। मतलब कि ये जो चंदे की राशि हमें दी हुई है 450 रुपये, इसमें अभी 150 रुपये मिलना बाकी है। मतलब 450 मिल चुके हैं और अभी 150 और मिलना बाकी रह गए हैं, ठीक है। फिर लिखा है 50 रुपये आगामी वर्ष के हैं। मतलब आने वाले वर्ष के 50 रुपये हमें अभी मिल गए हैं, जो कि 450 रुपये में ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, ये हटाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और क्या दिया है, फर्नीचर के बारे में दिया हुआ है। फर्नीचर पर 30 रुपये का ह्रास अभिलिखित करना है। मतलब हमें ह्रास की राशि को व्यय की तरफ लिखना पड़ेगा। किस पर, फर्नीचर पर। फिर हमें दिया है विनियोग पर ब्याज की 50 अप्राप्त हैं। मतलब आपको दिख रहा होगा अभी प्राप्तियों की तरफ विनियोग पर ब्याज 120 रुपये दिख रहा है, ये हमें मिल चुके। इसके अलावा 50 रुपये और मिलना बाकी रह गए, अप्राप्त रह गए, ठीक है। तो हमारी इनकम 150 और ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा है ना, ये दोनों मिला के 200 होगी, तो हमें 50 रुपये जोड़ना होंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले प्राप्तियों की तरफ देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रोकड़ शेष।
तो शेष किसी भी टाइप से यहाँ पर नहीं लिखा जाता है आय व्यय खाते में। चंदा लिखेंगे तो आय हमारी चंदे की कितनी है, ये हमें मिले हैं भी 450 रुपये, हम अंदर लिख देते हैं। चंदा खाता नहीं बनाना है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती कि बहुत सारी चीज़ें अदत्त भी दी हुई हैं, वर्ष के पूर्वदत्त भी दी हुई हैं, फिर वर्ष की शुरुआत की अदत्त और पूर्वदत्त भी दी हुई हैं, तब हम अकाउंट बनाते, कॉम्प्लिकेटेड होता तो बनाते, नहीं तो पर यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चंदा हमें मिला कितना 450। समायोजन में दिया हुआ है वर्ष के अंत में अदत्त है 150 रुपये, तो अदत्त हमें जोड़ना होंगे, क्योंकि इनकम ये हमारी है इसी वर्ष की जो कि मिली नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने ऐड कर दिए। फिर दिया है आगामी वर्ष के 50 रुपये, आगामी वर्ष के 50 रुपये हमें मिल गए अभी से, लेकिन ये इनकम तो आगामी वर्ष की है ना, इस वर्ष की थोड़ी ना है, तो ये वाली इनकम हमें हटानी पड़ेगी इस राशि में से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अदत्त, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले अदत्त वर्ष के अंत में। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे अग्रिम वर्ष के अंत में। ठीक है, 50 रुपये ये माइनस करेंगे हम, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 550 रुपये। ये जो है वो चंदे की राशि है जो हमारी इस वर्ष की इनकम है। ठीक है, अदत्त इस वर्ष के अंत का हमारी इनकम है, अग्रिम इस वर्ष के अंत का हमारी इनकम नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया, माइनस कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रवेश शुल्क। लिख लो भाई, प्रवेश शुल्क। अब प्रवेश शुल्क के बारे में हमें यहाँ कोई समायोजन नहीं दिया हुआ था, तो प्रवेश शुल्क जो है 900 रुपये, हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, ये हमारी इनकम हो गई भाई। ठीक है, आगे दिया हुआ है विनियोग पर ब्याज, ये हमारी आगमगत आय है, इसको भी लिखेंगे विनियोग पर ब्याज कितना है 150 रुपये है, लेकिन इसके 120 रुपये है, लेकिन हमें इसके लिए समायोजन दिया था कि विनियोग पर ब्याज के 50 रुपये अप्राप्त हैं, मतलब हमने वो ब्याज कमा तो लिया है लेकिन मिल नहीं पाया अभी, तो यहाँ पर हमें जोड़ना होगा अप्राप्त ब्याज कितना 50 रुपये। अप्राप्त ब्याज कितना है 50 रुपये, तो टोटल हमारी जो विनियोग पर ब्याज से आय है वो है 170 रुपये, जिसमें से 120 मिल चुके हैं और 50 रुपये अभी मिलना बाकी है, अप्राप्त है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम विविध प्राप्तियां दी हुई हैं 240 रुपये, लिख दें विविध प्राप्तियां 240 रुपये। ठीक है, अब और कोई इनकम यहाँ पे अपन को दिखाई नहीं दे रही है। फिर अपन आते हैं भुगतानों पर। सामान्य व्यय दिए हुए हैं, लिख दें अपन सबसे पहले सामान्य व्यय कितना है 228 रुपये, 228 रुपये लिख दिए हमने। फिर आगे क्या है वेतन। वेतन के बारे में भी कोई समायोजन नहीं है, समायोजन को ज़रूर ध्यान रखें, वेतन के बारे में कोई समायोजन नहीं है, और ये कितने हैं 210 रुपये का वेतन है। ठीक है, फिर क्या है फर्नीचर। तो क्या फर्नीचर हम यहाँ लिखेंगे? नहीं, क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा है 1000 रुपये का, ये संपत्ति है हमारी, मतलब कि फर्नीचर खरीदने पर जो हमारा खर्चा हुआ वो आगमगत खर्चा नहीं है, वो पूंजीगत खर्चा है, और पूंजीगत खर्चों को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना कि आय व्यय खाते में। तो फर्नीचर के लिए जो पैसा खर्च किया है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ फर्नीचर पर जो ह्रास लगाना है हमें वो ज़रूर यहाँ लिखेंगे हम। तो हमने लिख दिया भाई ह्रास, किसका ह्रास? फर्नीचर पर। फर्नीचर पर कितना दिया हुआ है अपन को समायोजन में ह्रास 30 रुपये का, तो ये बाहर लिख दिए अपन ने। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है किराया। किराया
क्या किराए में कोई समायोजन है अपना? नहीं, कोई भी समायोजन नहीं है किराए का, है ना। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 112 रुपये। फिर आगे दिया हुआ है अपन को विनियोग। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारी संपत्ति कहलाती है। मतलब वो जो पैसा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो पूंजीगत व्यय है या फिर पूंजीगत भुगतान है, उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि आय व्यय खाते में केवल आगमगत भुगतानों को या व्ययों को ही लिखा जाता है। ठीक है। फिर आगे रोकड़ शेष, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमने अपनी प्राप्ति भुगतान खाते से और समायोजनों से अपनी जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से आय और व्यय को छांट लिया, लिख दिया, ख़त्म काम। अब क्या करना है, हमें टोटल लगाना है। ये सबसे मुश्किल काम होता है, टोटल लगाना, है ना। लगाते हैं टोटल। ये कितना हुआ? 0, 5, 7, 16 की 6, 1860 रुपये हो गया। भुगतान कितने हुए देख लेते हैं। ये 10, 580 हुआ। क्रेडिट का टोटल है 1860, डेबिट का टोटल है 580। अब आपको तो पता ही है खाते में इक्वल अमाउंट लिखा जाता है बैलेंसिंग करने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1860, बड़ी राशि है। अब ये 580 रुपये हमें माइनस करने होंगे क्रेडिट के टोटल से। कितना आएगा? 1280 रुपये। ये जो 1280 है ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? क्रेडिट बैलेंस। और ये क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है यहाँ पर? आधिक्य। क्या कहलाता है? आधिक्य कहलाता है, जो कितना है? 1280 रुपये। ठीक है ना। ये डेबिट का टोटल था, ये क्रेडिट का टोटल था। फिर डेबिट के टोटल को हमने क्रेडिट के टोटल में से माइनस किया, तो जो बैलेंस बचा वो क्रेडिट का बैलेंस बचा। क्रेडिट का बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डेबिट की तरफ, जो कि हमारा आधिक्य कहलाता है। और अगर बिजनेस एंटिटी होती तो इसको हम प्रॉफिट बोल देते। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।